हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स इन्फ्लुएंसिंग एयर पॉल्यूशन। मींस जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एयर पॉल्यूशन को। ओके, कौन कौन से मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर हैं, मींस जो हमारा एटमॉस्फेयर है तो उनकी जो कंडीशन है जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, ये सब कैसे अफेक्ट करती हैं एयर पॉल्यूशन को। सो ये देखेंगे। सो एयर मूवमेंट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। जो एयर का मूवमेंट है, जो हवा जैसे बहती है तो उसका जो मूवमेंट है तो उस वजह से एयर पॉल्यूटेंट हमारा जनरेट होता है बेसिकली। अगर एक जगह रुका रहे तो हो ही ना ऐसा, है ना। तो बट ऐसा हो नहीं सकता। सो एनी स्टडी ऑफ एयर पॉल्यूशन शुड इंक्लूड ए स्टडी ऑफ लोकल वेदर पैटर्न। सो कोई भी ऐसी स्टडी है जो एयर पॉल्यूशन के लिए है तो बेसिकली वहाँ के लोकल वेदर को कंसिडर करते हुए की जाती है और उसी को मेट्रोलॉजी बोलते हैं, है ना, मौसम विज्ञान। इफ द एयर इज काम एंड pollutants cannot disperse, then the concentration of these pollutant will build up। अगर एयर हमारी शांत है तो ये पॉल्यूटेंट मीन्स डिस्पर्स नहीं होंगे, इधर उधर फैलेंगे नहीं। बट उस जगह पे क्या होगा कि कंटिन्यू अगर एयर पॉल्यूटेंट बढ़ते जाएंगे और डिस्पर्स नहीं होंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेशन एयर पॉल्यूटेंट की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। Okay. On the other hand, when a strong turbulent wind blows, pollutant disperse quickly। इसके अलावा जब बहुत ही तेज हवा चलेगी तो हमारे पॉल्यूटेंट बहुत तेजी से डिस्पर्स होंगे, फैल जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर हम मेज़र करेंगे तो पॉल्यूटेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो लो होगी। ओके, सो मेट्रोलॉजिकल डेटा कैसे हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट। ये मीन्स आप इसके सोर्स को पता लगा सकते हो कि ये पॉल्यूटेंट कहाँ से आया है। ओके, देन प्रिडिक्ट एयर पॉल्यूशन इवेंट सच एज टेम्परेचर इन्वर्जन एंड हाई पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन डेज। तो आप टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी चीज़ों को पता लगा सकते हो। ये टेम्परेचर इन्वर्जन अभी हम आगे पढ़ेंगे। और हाई पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन डेज, किस दिन पे ज़्यादा मीन्स हाई पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन रहा है, ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हो। एंड इसके साथ ही साथ आप सिमुलेट या प्रेडिक्ट कर सकते हो एयर क्वालिटी, है ना, यूजिंग कंप्यूटर मॉडल। जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है द मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर विच हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर आर। जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर हैं जो कि हमारे एयर पॉल्यूटेंट को ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला, विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, मीन्स हवा की दिशा और गति। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड देन ह्यूमिडिटी, देन रेनफॉल एंड देन सोलर रेडिएशन। तो ये बेसिकली 5 जो हमारे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एयर पॉल्यूशन को। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। तो when high pollutant concentration occur at monitoring station, wind data records can determine the general direction and area of the emission। तो जब हमारा हाई पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन अगर आएगा किसी मॉनिटरिंग स्टेशन के पास तो विंड डेटा उसको रिकॉर्ड कर लेगा और उससे ये पता लगाया जा सकता है कि किस डायरेक्शन से आया है और किस एरिया पे एमिशन ज़्यादा है, किस एरिया पे एमिशन ज़्यादा है और किस डायरेक्शन से वो पॉल्यूटेंट आया है। तो इन चीज़ों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो मीन्स अगर आप इसके सोर्स को अगर आप मीन्स पहचान लोगे कि ये कहाँ से आया है तो आप एयर क्वालिटी वहाँ की मेज़र कर सकते हो और लोगों को बता सकते हो कि हाँ इस जगह से पॉल्यूशन ज़्यादा है और वहाँ के एयर क्वालिटी जो आपका स्टैंडर्ड है तो उससे आप उनको वाकिफ़ करा सकते हो। ठीक है, और जो हवा की दिशा को मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं एनीमोमीटर, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है ना। तो जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं तो वहाँ पे सोनिक एनीमोमीटर यूज किया जाता है। ओके, तो विंड स्पीड और उसकी डायरेक्शन से आप पता लगा सकते हो एयर पॉल्यूटेंट कहाँ से आया और कितना प्रभावी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर सपोर्ट एयर क्वालिटी असेसमेंट, एयर क्वालिटी मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग एक्टिविटीज़। तो आप टेम्परेचर को मेज़र करके एयर क्वालिटी का असेसमेंट कर सकते हो
वहाँ की एयर क्वालिटी के बारे में बता सकते हो, एयर क्वालिटी मॉडलिंग कर सकते हो, मीन्स एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी देना, है ना। और वहाँ की फोरकास्टिंग एक्टिविटीज़ को भी आप बता सकते हो, मतलब जो पूर्वानुमान होता है मौसम का, तो वो टेम्परेचर के बेसिस में भी होता है। टेम्परेचर एंड सनलाइट प्ले एन important role in the chemical reaction that occur in the atmosphere to form photochemical smog from other pollutant। जो हमारा टेम्परेचर है तो वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी केमिकल रिएक्शन एटमॉस्फेयर में होती हैं, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। ठीक है, वो भी एक तरह का हमारा पॉल्यूटेंट है। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो केमिकल रिएक्शन भी ज़्यादा होगी और एटमॉस्फेयर में स्मॉग का क्रिएशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर फेवरेबल कंडीशन रहेगी, मीन्स टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा, तो हमारा स्मोक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली स्मोक मीन्स धुंध टाइप सा जो होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। सो लाइक टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन, मीन्स टेम्परेचर, तापमान या सौर विकिरण जैसे, मीन्स टेम्परेचर की बात हो रही है बेसिकली। वाटर वेपर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। तो वाटर वेपर भी बहुत ही आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो एटमॉस्फेयर में होती हैं। एज वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एंड हाईली पोलर, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल आपके स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और पोलर होते हैं, मीन्स ध्रुवीय होते हैं, है ना। मीन्स जो आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे, पोलर मतलब कि एक साइड पे ज़्यादा अटैच होना। तो दे कैन बाइंड स्ट्रांगली टू मैनी सब्सटेंस, उसकी वजह से, जैसे कि इनका नेचर पोलर होता है, उसकी वजह से ये कई सब्सटेंस से मिल जाते हैं। जो वाटर होता है, पानी होता है, तो लगभग सभी सब्सटेंस से, जितने भी आपके पदार्थ हैं, तो सबके साथ ये आसानी से मिल जाते हैं। इफ़ द वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू द कोरोसिव गैस, अगर हमारा वाटर मॉलिक्यूल कोरोसिव गैस के साथ अगर कंबाइन हो जाता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर कंबाइन हो जाता है, तो ये गैस हमारी डिसॉल्व हो जाएगी, आसानी से घुल जाएगी पानी में, और इसी वजह से एसिड रेन होता है, जिससे कि हेल्थ और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो एसिड रेन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, और हमारी हेल्थ और प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। नेक्स्ट है रेनफॉल। तो रेनफॉल का भी बहुत ही मीन्स इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है हमारे एयर पॉल्यूशन जनरेट होने में। ओके, तो जैसे कि रिमूविंग पार्टिकल इम्प्रूव्स विजिबिलिटी, अगर हमारे ये पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे तो जो वहाँ की विजिबिलिटी है उस जगह की, वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और जहाँ पे वैसे ज़्यादा बारिश होती है तो कहते हैं कि वहाँ पे एयर क्वालिटी सामान्यतः अच्छी होती है। ठीक है, इफ़ द रेन डिजॉल्व गैसियस पॉल्यूटेंट, अगर हमारे रेन मीन्स जो रेन है तो वो डिजॉल्व होती है अगर गैसियस पॉल्यूटेंट से, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या NO2 से, अगर इन सब के साथ हमारी डिजॉल्व हो जाती है, आसानी से घुल जाती है अगर रेन, तो उस वजह से एसिड रेन होता है। यहाँ पे वही चीज़ है, ह्यूमिडिटी से जो इफेक्ट होता है वही इफेक्ट रेनफॉल से भी होता है, सेम है दोनों का इफेक्ट। ओके, तो रेनफॉल हो या ह्यूमिडिटी हो, दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन भी वही टेम्परेचर के जैसे ही है। अगर सोलर रेडिएशन मीन्स ज़्यादा होगी तो मीन्स एटमॉस्फेयर में आपका फोटोकेमिकल स्मॉग इवेंट भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्मॉग का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। और जो सोलर रेडिएशन है, जो सनलाइट की इंटेंसिटी है, तो वो ये निर्धारित करती है कि जो आकाश में बादल हैं या दिन का टेम्परेचर कैसा है और जियोग्राफिक लोकेशन, इन सब चीज़ों से मतलब अफेक्ट होती है हमारी सोलर रेडिएशन या सोलर इंटेंसिटी। ठीक है, वहाँ के बादल से अफेक्ट होएगी, वहाँ के मीन्स दिन के टाइम पे आपका मीन्स अफेक्ट होगी रेडिएशन, और जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी कैसी, जहाँ जहाँ की भौगोलिक स्थिति जैसी है, तो इंटेंसिटी हर जगह लगभग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेज़र करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह पे रेडिएशन कितनी है, उसको पायरेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, उसमें एक सिलिकॉन सेल सेंसर लगा होता है जिससे टेम्परेचर मेज़र किया जाता है वहाँ पे। ओके, तो सोलर रेडिएशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे भी स्मोक का इवेंट ज़्यादा होएगा बेसिकली। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूटेंट ज़्यादा प्रभावित होता है। सो
नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड में जाते जाएंगे, अधिक ऊंचाई में जाते जाएंगे, तो तापमान में मीन्स उसकी ग्रोथ कम होना, मीन्स टेम्परेचर की ग्रोथ कम होना, बेसिकली रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, उसका तापमान गिरना। जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड बढ़ाते जाओगे, ऊंचाई में जाते जाओगे, तो उसके तापमान में गिरावट को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, ओके। एज एन एवरेज, the International Civil Aviation Organization defines an international standard atmosphere। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिफाइन किया है कि जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो 6.49 या 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका रिड्यूस होएगा। ठीक है, या 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट में आपका टेम्परेचर रिड्यूस होएगा। ठीक है, फ्रॉम सी लेवल। अगर मतलब सी लेवल से आप 11 किलोमीटर तक जाते हो, समुद्र के स्तर से आप अगर 11 किलोमीटर ऊंचाई तक जाते हो, तो हर किलोमीटर में आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डाउन होएगा, फॉल होएगा। और जब 11 से ऊपर जाओगे तो 11 से 20 की रेंज में आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, वो होता है -56.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आईएसए ने डिफाइन किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ने डिफाइन किया है कि इतना टेम्परेचर रहेगा। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक और है, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन ऑल्सो कॉल्ड थर्मल इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन को थर्मल इन्वर्जन भी कहते हैं। ए रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर, इन विच ए लेयर ऑफ कूल एयर एट द सरफेस इज ओवरलेन बाई लेयर ऑफ वार्मर एयर। तो टेम्परेचर इन्वर्जन आपका एक थर्मल इन्वर्जन भी है, उसको थर्मल इन्वर्जन भी बोलते हैं। इसमें रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे अभी एनवायरमेंटल लैप्स रेट में आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हो तो टेम्परेचर कम होता जाता है, बट यहाँ पे रिवर्स सिचुएशन है, इसलिए इसका नाम इन्वर्जन है। यहाँ पे क्या होगा कि जो ठंडी हवा है वो नीचे रहेगी और अधिक तापमान ऊपर रहेगा, मीन्स जस्ट इन्वर्स हो जाती है कंडीशन, है ना। जो ठंडा लेयर है, जो कूल लेयर है, तो वो आपकी नीचे पे रहेगी और जो अधिक टेम्परेचर है वो ऊपर पे रहेगा, है ना। बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि गर्म हवा नीचे रहती है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाता है। तो इन्वर्जन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग क्लाउड फॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन एंड विजिबिलिटी। तो बादलों का बनावट और वहाँ के प्रेसिपिटेशन और विजिबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए इन्वर्जन आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन्वर्जन को एक कैप भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, ऑन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लोअर फ्रॉम द लेयर बिलो। तो इसको एक कैप भी बोल सकते हैं कि अपर जो आपका एटमॉस्फेयर है उसने लोअर एटमॉस्फेयर के लिए एक कैप का काम कर रहा है, तो इसको एक कैप भी बोल सकते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन को। ठीक है, लोअर लेयर के लिए उसको एक कैप भी बोला जा सकता है। तो ये था आज के लिए। ओके, थैंक यू।